भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो बहुत ही दिलचस्प है लेकिन उतना ही विवादास्पद भी रहा है। पार्ट 14A। ये वो चैप्टर है जिसने हमारे देश में ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरणों की एक पूरी पैरेलल न्याय व्यवस्था खड़ी कर दी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आखिर इन ट्रिब्यूनल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि ये दो तरह के आर्टिकल्स 323A और 323B हैं क्या भला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे इस खेल में उतरा और उसने कैसे पावर बैलेंस किया। और हाँ, वो लड़ाई जो आज भी सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही है और आखिर में इसका हल क्या हो सकता है। ये बात सर C.K. एलन ने कही थी और ये बिल्कुल सटीक बैठती है। ट्रिब्यूनल्स को समझने के लिए पहले हमें उस समस्या की जड़ तक जाना होगा जिसे सुलझाने के लिए इन्हें बनाया गया था। सोचिए, हमारी अदालतें केसों के बोझ तले दबी हुई तारीख पर तारीख, और ऊपर से कुछ मामले इतने पेचीदा, इतने टेक्निकल होते हैं कि उनके लिए एक अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए। बस यहीं से ट्रिब्यूनल्स की कहानी शुरू होती है। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या निकला, चलिए देखते हैं कि ये आइडिया कैसे और कब पैदा हुआ। और ये भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर था जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। तो ट्रिब्यूनल है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अदालत जैसी, पर पूरी तरह से अदालत नहीं। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि कुछ खास तरह के मामलों का निपटारा जल्दी, सस्ते में और स्पेशलिस्ट तरीके से हो सके। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी खास बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ये खास कानूनी मामलों के स्पेशलिस्ट हैं। इनका काम है नॉर्मल अदालतों का बोझ हल्का करना। और अब देखिए इसकी टाइमलाइन, ये बहुत ही दिलचस्प है। साल था 1976, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उसी दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। कमेटी ने सिफारिश की कि भाई मामलों को तेजी से निपटाने के लिए हाई कोर्ट्स को बाईपास करके स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना देने चाहिए। और बस संसद ने 42वें संशोधन के जरिए संविधान में पार्ट 14A जोड़ दिया और इसी के साथ जन्म हुआ भारत की ट्रिब्यूनल सिस्टम का। अच्छा, तो ये जो 42th अमेंडमेंट हुआ, इसने ट्रिब्यूनल्स के लिए दो अलग अलग रास्ते बनाए, दो अलग अलग आर्टिकल्स, और दोनों का मकसद और दायरा एकदम अलग था। तो एक तरफ है आर्टिकल 323A और दूसरी तरफ है 323B। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। 323A को आप एक लेजर बीम की तरह समझ सकते हैं, एकदम फोकस्ड, सिर्फ एक काम के लिए, जबकि 323B एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है, कई सारे अलग अलग काम कर सकता है। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 323A की। इसके तहत ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है और इसका दायरा भी सीमित है, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सर्विस से जुड़े मामले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब आते हैं आर्टिकल 332B पर। यह बिल्कुल अलग है। यहां ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं को भी है और इसका दायरा देखिए कितना बड़ा है। टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर और भी बहुत कुछ। इसमें एक हिरार्की भी हो सकती है, मतलब अपील के लिए एक के ऊपर दूसरा ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं NGT और इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। सब कुछ ठीक लग रहा है ना, एक तेज सिस्टम। लेकिन इस नए सिस्टम के डिजाइन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इसने हाई कोर्ट्स को पूरी तरह से पिक्चर से बाहर करने की कोशिश की और बस यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा संवैधानिक टकराव। अब सवाल ये खड़ा हो गया, क्या संसद एक संशोधन करके हाई कोर्ट की सबसे बुनियादी ताकत यानी जुडिशियल रिव्यू की ताकत छीन सकती है? यही वो सवाल था जिसने एक ऐतिहासिक कानूनी जंग की नींव रखी, एक ऐसी जंग जिसने ट्रिब्यूनल सिस्टम की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। और ये टकराव हुआ भारतीय कानून के एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद संविधान को बदल तो सकती है लेकिन उसकी बुनियादी आत्मा या मूल ढांचे को नहीं छू सकती। और जुडिशियल रिव्यू यानी अदालतों की कानूनों को परखने की शक्ति उसी मूल ढांचे का हिस्सा है। और इस बड़ी बहस का फैसला हुआ 1997 के एक ऐतिहासिक केस में L. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला? देखिए, ओरिजिनल प्लान ये था कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट बीच में आएगा ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तो नया रास्ता ये बना कि अब ट्रिब्यूनल के हर फैसले की समीक्षा पहले संबंधित हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच करेगी, उसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ट्रिब्यूनल संवैधानिक तो हैं, लेकिन वे हाई कोर्ट के सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प नहीं हैं, बल्कि सप्लीमेंटल यानी पूरक हैं।
इस एक फैसले ने ट्रिब्यूनल सिस्टम को बचाया जरूर, लेकिन भारतीय न्यायपालिका में उसकी जगह को हमेशा के लिए बदल दिया और ये तय कर दिया कि कानून के असली रखवाले हाई कोर्ट ही रहेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में इस फैसले के बाद एक नए तरह की खींचतान शुरू हो गई सरकार और न्यायपालिका के बीच इस बात को लेकर कि इन ट्रिब्यूनल्स पर आखिर कंट्रोल किसका होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, एक पैटर्न साफ दिखता है। 2017 में सरकार फाइनेंस एक्ट के जरिए कई ट्रिब्यूनल्स को मर्ज करती है और उनकी नियुक्ति के नियमों को चुनौती दी जाती है। 2020 में मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट इन नियमों को रद्द कर देता है। फिर 2021 में संसद एक नया ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट ले आती है, जिसमें वही बातें होती हैं जिन्हें कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। और फिर 2022 से लेकर अब तक कोर्ट बार बार इस एक्ट के हिस्सों को रद्द करता आ रहा है। कोर्ट की इस लगातार चल रही लड़ाई से जो झुंझलाहट पैदा हुई वो इस एक लाइन में साफ दिखती है। कोर्ट ने सरकार के इस रवैये को नई बोतल में पुरानी शराब भरने जैसा बताया। मतलब आप बस नाम बदल बदल कर वही असंवैधानिक चीजें वापस ला रहे हैं। और इस खींचतान का असर जमीनी हकीकत पर क्या पड़ा है, ये आंकड़ा देखिए। 5 लाख से ज्यादा इतने केस आज अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग हैं। जिस सिस्टम को तेजी लाने के लिए बनाया गया था वो खुद ही जाम हो गया है और इसकी एक बड़ी वजह है मेंबर्स की खाली पड़ी सीटें, जिन पर नियुक्तियां ही नहीं हो पाती। तो सवाल उठता है कि दशकों की इस लड़ाई के बाद इस सिस्टम को पटरी पर लाने का आखिर रास्ता क्या है? कोई हल है भी या नहीं? तो एक समाधान सुझाया गया है और यह सुझाव खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। एक सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए, नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन यानी एनटीसी। अब ये एनटीसी करेगा क्या? इसका मकसद है एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना जो नियुक्तियों से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ देखे, ताकि ट्रिब्यूनल्स को सरकार के कंट्रोल से बाहर निकाला जा सके। इससे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनेगा और खाली सीटों को भी तेजी से भरा जा सकेगा। कुल मिलाकर यह सरकार और न्यायपालिका के बीच की इस लड़ाई को खत्म करने की एक कोशिश है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या एक कमीशन 50 साल पुराने संवैधानिक संतुलन के खेल को हमेशा के लिए सुलझा सकता है? भारत अब इस शक्तिशाली नई संस्था को बनाने की तरफ बढ़ रहा है। क्या ये वाकई उस सिस्टम में स्थिरता और रफ्तार ला पाएगा जो संकट में पैदा हुआ और संघर्ष में पला बढ़ा? इसका जवाब ही भारत में स्पेशलाइज्ड जस्टिस का भविष्य तय करेगा।